हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। स्टार्ट कर रहे हैं के बाद क्वेश्चन 5 के बाद सब सामने बातचीत करूंगा अभी। और मैंने के बारे में एक आखिरी छोटी सी बात बतानी है जो एक आध बच्चे ने बोली थी, मैंने कल नहीं समझाई। वो पूछ भी नहीं रहा मुझसे दोबारा, पर मैं फिर भी बताना चाहता हूँ। परसों बोली थी उसने, अभी याद करा दूंगा भाई। मैं एक एक चीज याद रखता हूँ, ठीक है ना। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स याद नहीं रहती, मुझे हर चीज याद रहती है। अब सामने देखो बेटा, था कहां पर, मैं वहां से वापसी करा रहा हूं बेटा। मैंने ना बिजनेस का क्लासिफिकेशन कर दिया था इंडस्ट्री और कॉमर्स में। कॉमर्स का फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया था ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। ट्रेड के फर्दर दो पार्ट थे, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल के फर्दर दो पार्ट थे, होलसेल रिटेल। एक्सटर्नल के 3 पार्ट थे, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड ट्रेपोर्ट। याद आना तो खैर बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि हफ्ता लगा दिया भाई साहब यहाँ पहुंचते पहुंचते, ठीक है ना। बस यही फर्क है बेटा, चैप्टर उड़ाने में क्या आया है, नोट्स 7 पेज पढ़ाने, 7 दिन में तो पढ़ाई दूंगा, बहुत स्लो भी पढ़ाऊं, 7 दिन में भी खत्म कर सकता था। पर आप ये समझो 5 दिन बैंक पे लगाए ताकि आप पीएचडी करते रहो। चलो जी बाबू, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होते हैं, सबसे पहले यही याद करा दो बेटा। मैंने बोला था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, या प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री, ये सब पढ़ के आते हैं। टर्शरी सेक्टर या टर्शरी इंडस्ट्री का काम क्या होता है? इट प्रोवाइड्स सपोर्ट सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये सर्विस सेक्टर ही तो है हमारा। अगर बेटा ये सपोर्ट सर्विसेज गिर जाएं तो बेटा ये समझ लेना प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री भी गिर गई, खत्म हो गई। जो काम इसका है ना, सेम काम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का है। यानी कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टर्शरी सेक्टर और द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड प्रोवाइड्स सपोर्ट सर्विसेज टू द ट्रेड। और बेटा ये सपोर्ट सर्विसेज n नंबर है, पर मेरे कोर्स में पाया सबसे सहूलियत की बात, मेरे कोर्स में बस 5 है। ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और बेटा एडवर्टाइजिंग। तो बेटा 5 में से कम से कम 3 कक्षाएं बिल्कुल खत्म कर लेनी है। अब मैं बेटा सबसे पहले बात करना चाहता हूँ बैंकिंग और फाइनेंस की। वो सर्विस मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करी, और फिर बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग पे चर्चा करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, सामने देखना, एक बच्चे से कहा सकती है कि मैं इंश्योरेंस करता है, असली क्योंकि बैंक इंश्योरेंस टेंशन मत लो बाबू। अगर मैं पीएनबी में जाऊं तो कहीं ना कहीं आप देखते हो बैंक ऑफिशियल्स बैंक में काम कर रहे हो, मुझे कुछ करने के लिए इंश्योरेंस करा लो, ठीक है। अगर मैं उनसे इंश्योरेंस करा भी लूं, अगर मैं उनसे इंश्योरेंस करा भी लूं तो मेरे घर पर इंश्योरेंस आता है, उसमें लिखा आता है पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस नंबर। बेटा पीएनबी एक अलग कंपनी है और पीएनबी मेट इंश्योरेंस बिल्कुल अलग कंपनी है। अगर मैं एक्सिस बैंक में जाता हूं तो बेटा मुझे कहीं ना कहीं बैंक ऑफिशियल पुश करते हैं, जी हमारे से एक इंश्योरेंस तो करा लो सर। अगर मैं इंश्योरेंस कराऊं तो एक्सिस बैंक की अपनी कोई इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो मैक्स इंश्योरेंस के साथ टाई अप रखते हैं, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का इंश्योरेंस करते हैं। अगर मैं एचडीएफसी बैंक में जाऊं तो बेटा एचडीएफसी बैंक, कोई भी बैंक कभी इंश्योरेंस कंपनी हो ही नहीं सकता। ये बात जितनी जल्दी पल्ले डाल लोगे उतनी अच्छी बात है। इंश्योरेंस कंपनी का तो सच में लगता है एचडीएफसी की 2 बैंक है, एचडीएफसी बैंक अलग चीज है, एचडीएफसी एक अलग कंपनी हुआ करती थी जो आज की तारीख में 2 समाज हो गई है। तो
इंश्योरेंस हमेशा HDFC करता था, HDFC बैंक। तो बैंक कभी इंश्योरेंस नहीं करता, ये मुकाबले में होता है। तो फिर वो बैंक ऑफिशियल मजबूर करते इंश्योरेंस करते हैं। आपको पता है इतना वो सैलरी में भी नहीं कमाते भाई, तभी तो आपको कुछ कर रहे हैं। इधर देखना, HDFC में आप गए ऑफिशियल में, सर एक इंश्योरेंस, सर एक इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस करा लेते हैं HDFC से। अगर 1 लाख रुपए के आपने इंश्योरेंस करा लिया 1 साल का, पहले साल उसको 50% कमीशन मिलेगी, 50,000 रुपए। इतनी उसकी सैलरी भी नहीं है, इसलिए तो आपको कुछ करना देता है, दस्तियों फोन कर देगा। प्राइवेट बैंक वाले तो कर ही देते हैं। ये बात मुझे कैसे पता है भाई? क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है बेटा, CS के पास सारा दिन ऐसे ऑफिशियल्स बैठते हैं, सारा दिन, ठीक है ना। CA किसी और प्रॉफिट के पद पे नहीं हो सकता। CA के ऊपर एक रूल ये भी लगता है, अगर मैं CA हूं, कोई और प्रॉफिट का काम नहीं करूंगा। तो मैंने क्या कर रखा है, मेरी वाइफ ने, मेरे पार्टनर की वाइफ ने ये एग्जाम क्लियर कर रखा है, तो हमारे पास भी इंश्योरेंस का कोड है। अगर हम किसी का करते हैं 50% कमीशन हमें मिलेगी, हम भी इंश्योरेंस कर सकते हैं। मेरे पास कोड है, मेरी वाइफ के नाम का, मेरे पार्टनर के पास, मेरे पार्टनर की वाइफ के नाम का। डायरेक्टली बता रहा हूं आपको, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है जी, अब बढ़ाएं बात को आगे। चलो जी, बैंक इंश्योरेंस नहीं करता, मैंने बात क्लियर कर दी। अब बेटा आज सबसे पहले सेकंड पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं, फाइनेंस। तो सामने क्या है, क्या अलग है, फटाफट से बताओ। बिल्कुल फाइनेंस का मतलब होता है लोन लेना या लोन देना। फाइनेंस मतलब लोन लेना या लोन देना, और बैंकिंग मतलब बेटा सब कुछ, जो कुछ 5 से बढ़िया है। तो बैंकिंग में लोन की बात मत करना, बाकी सब बातें कर देना। मेरी तरफ देखना, क्या बेटा कोई भी एक ट्रेड, कोई भी एक सिंगल बिजनेस आज की तारीख में बिना बैंकिंग और फाइनेंसिंग के चल सकता है? बेटा मैं इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश करता हूं। मुझे लगता है दुनिया में कोई भी बिजनेस एडिक्वेट फाइनेंस ना होने पर सेटअप नहीं हो सकता। अगर आपके पास एडिक्वेट पैसा नहीं है, आप बिजनेस सेटअप कर सकते हो? देखो, हम छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, हमारे शहर में पता है क्या माना जाता है? लोन लेना मतलब रेप्यूटेशन चले जाना, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, कहीं पता लग गया हमने लोन ले रखा है, कहीं क्रेडिट कार्ड ले रखा है, बेइज्जती हो जाएगी। सर इतनी बेइज्जती हो जाएगी क्या कि अडानी ग्रुप के ऊपर लोन पता कितना है? एनी गेसेस? अडानी ग्रुप ने देना है बैंक का बस 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ का कर्जा है। व्हाट अबाउट टाटा ग्रुप? 15 लाख करोड़ के लोन है टाटा ग्रुप के ऊपर। व्हाट अबाउट रिलायंस? सर 8 लाख करोड़ रुपए। बेटा कोई भी बिजनेस सेटअप ही नहीं हो सकता बिना एडिक्वेट फाइनेंस के। और अगर आप नेशनल लेवल पे काम कर रहे हो या आप मल्टीनेशनल कंपनी हो, बिना बैंक के सारे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते भाई। मल्टीनेशनल कंपनी बनने के लिए पता कितने सोर्सेस चाहिए होते हैं? क्या वो सोर्सेस आप अपनी पर्सनल सेविंग से अरेंज कर सकते हो? सर एक आदमी भी नहीं कर सकता, एक सिंगल आदमी भी नहीं कर सकता। यानी कि बेटा बिना फाइनेंस के गाड़ी चल ही नहीं सकती बेटा, कोई बिजनेस है ही नहीं बिना फाइनेंस के। वो आपकी एक छोटी सी दुकान ही चल सकती है बिना फाइनेंस के, जहां आपको लगता है लोन लेना मतलब मेरी इज्जत चले जाना। सर अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना है, यू नीड फाइनेंसेस, आपको बैंक की जरूरत चाहिए ही चाहिए। चलो मैं कहता हूं अगर आप छोटे बिजनेस हो, आपने बैंक की मदद नहीं ली, सर फाइनेंस के तौर पर बैंक की मदद नहीं ली, बाकी बैंकिंग फैसिलिटी यूज नहीं करते। व्हाट अबाउट जीपे? क्या कोई बैंक अकाउंट नहीं आपका? बेटा हर बिजनेस को कहीं ना कहीं फंड ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कोई सीसी लिमिट बनवाने की जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं कोई चेक फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है। सर बैंक की इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझो कि कोविड में सब कुछ बंद कर दिया,
बैंक नहीं बंद हुए। और कैसे इसकी इंपॉर्टेंस समझाऊं, सब कुछ बंद कर दिया, बैंक नहीं बंद हुए। क्यों बेटा, बैंक बंद हो जाते हैं ना अगर सिर्फ 5 दिन के लिए, तो लोगों के घर में खाने को भी नहीं होता। कई ऐसे बिजनेस हाउसेस हैं घर में कैश कितना पड़ा है जी, 1000-2000, 1-2 दिन का, बाकी अकाउंट तो भरे पड़े हैं। ऑनलाइन जितनी मर्जी पेमेंट करा लो, भर रखे अकाउंट। तो बेटा बैंक गरीब, इतनी इंपॉर्टेंस है बैंक की किसी भी बिजनेस के लिए। सर मैं कहता हूं बहुत छोटी सी दुकान है, बहुत छोटी सी दुकान, और दूर क्या जाओगे बेटा। अगर आपने कोविड की कई वीडियोस देखी हो तो मुंबई में बेटा वेजिटेबल वेंडर्स तक में क्यूआर कोड लगा दिए थे कि हम कैश नहीं लेंगे, कोविड फैल रहा है, करेंसी तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे हम। सर ये बैंक की जरूरत है, आपको लगता है बेटा बैंक के बिना कोई बिजनेस चल सकता है आज की तारीख में? सर 2 दिन की अगर बैंक एम्प्लॉय स्ट्राइक कर देना, इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी को लॉस पता कितना होगा? कम से कम होगा मेरे हिसाब से 50 लाख करोड़ का, सिर्फ 2 दिन के बैंक बंद होने पर। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैंकिंग। समझ में आ रही है कुछ बात कि बैंक के बिना कुछ नहीं है? आगे बढ़ाऊंगा आपको बेटा, क्योंकि मैंने बैंकिंग पे इतनी चर्चा कर ली थी। अब अगर मैं सीसी लिमिट बोल रहा हूं या लोन की बात बोल रहा हूं, सबके दिमाग में जा रहा है भैया लोन क्या होता है, सबके दिमाग में जा रहा है सीसी लिमिट क्या है। अगर मैंने बोला फंड ट्रांसफर, सबको पता है फंड ट्रांसफर क्या होता है। बाबू अब मैं पहले मुद्दे पर आ रहा हूं। पहले मुद्दे का नाम है बेटा ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, बिजनेस को क्या जरूरत है। सब सामने देखते रहना बेटा ताकि मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊं। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्या ये तो ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक मतलब है? मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यही तो बेसिक मतलब है। आगे बढ़ाएं बेटा बात को। बाबू जो हमारा नेचर है ना, इसने ना किसी भी कंट्री को, किसी भी रीजन को ना सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाया। कोई एक कंट्री कह दे जी मेरे को दूसरी कंट्री का सपोर्ट नहीं चाहिए, कोई है एक कंट्री जो कह दे मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं। बाबू यूएई कह सकता है भैया तेरे को क्रूड ऑयल बहुत दिया, नेचर ने भर भर के दिया, पानी दिया हमें, पानी भर भर के दिया, क्रूड ऑयल गोल्ड दिया। कोई कंट्री कह सकती है मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं, या कोई एक रीजन यूपी कह दे मैं सेल्फ सफिशिएंट हूं? सब कोई नहीं कह सकता। जब बेटा कोई भी देश, कोई भी रीजन सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं गुड्स मूव कराने पड़ते होंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और बेटा जब मैं गुड्स के मूवमेंट की बात करता हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली लैंड रूट। मैं सिर्फ लैंड रूट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एयर रूट की भी बात कर रहा हूं, और मैं मरीन रूट की भी बात कर रहा हूं, यानी कि पानी के रास्ते से सामान आने वाला मैं उसकी भी बात कर रहा हूं। और बेटा अगर कोई हवा के रास्ते से गुड्स आ रहे हैं मैं उसकी भी बात कर रहा हूं। मैं तीनों रूट की बात कर रहा हूं। और मैं एक काम यहाँ पर और कर देता हूँ, एक एक्स्ट्रा बात के तौर पर एक बात बताने जा रहा हूँ, सुनना काम की बात। बाबू जब गुड्स पानी के रास्ते आते हैं तो आप देखोगे बुक्स, इवन योर एनसीईआरटी, पता क्या वर्ड लिखती है कि गुड्स आ रही है शिप से। और बच्चे भी ऐसे बोलते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है बेटा जब आप बच्चे ऐसे बोलते हैं, इवन टीचर्स ऐसे बोलते हैं, बेटा शिप से इंसान आता है। अगर इन रूट पे गुड्स आ रहे हैं तो बोलते हैं वेसल से आ रहा है, शिप से नहीं आ रहा, वेसल से आ रहा है। ऐसे ही बेटा जब एयर रूट से बेटा गुड्स आते हैं तो लोग बोलते हैं एरोप्लेन से गुड्स आ रहे हैं। भाई बेवकूफ हो गया क्या, एरोप्लेन से इंसान आते हैं, जब गुड्स आते हैं तो बोलते हैं एयरक्राफ्ट से आ रहे हैं। याद रखना टर्म ये, एयरक्राफ्ट और वेसल। कोई ना कहते शिप से गुड्स आ रहे हैं या एरोप्लेन से, पिटाई कर दूंगा। समझ में आ रही है बेटा बात? अब सुनते जाना। बाबू मैंने आपको ये बता दिया कि कोई भी रीजन सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, एक सिंगल रीजन भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। मैंने ये भी बता दिया कि कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो गुड्स तो मूव कराओगे बेटा। रॉ मटेरियल को, सब सामने देखना, रॉ मटेरियल को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचाने के लिए वी नीड ट्रांसपोर्टेशन। और बेटा फिनिश गुड्स बन जाने के बाद उसको प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाने के लिए अगेन वी नीड ट्रांसपोर्टेशन। बेटा आपने ना एक फैक्ट्री लगाई नोएडा में, और बेटा इस फैक्ट्री में आप मोबाइल मैन्युफैक्चर करना चाहते हो।
और जो मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको पार्ट्स चाहिए वो बेटा सारे इंडिया में नहीं मिलते। कोई भी रीजन सेल्फ सफिशिएंट नहीं, कोई कंट्री सेल्फ सफिशिएंट। आपको कुछ पार्ट्स चाहिए फ्रॉम चाइना और कुछ पार्ट्स चाहिए फ्रॉम जापान, ये चाहिए ही चाहिए। तो बाबू रॉ मटेरियल पड़ा है किसी और रीजन में, हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं किसी और रीजन में। बाबू रॉ मटेरियल को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचाने के लिए, नोएडा तक पहुंचाने के लिए वी नीड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। हमें चाहिए कि नहीं चाहिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी? ऐसे कैसे आएंगे गुड्स? उड़ के थोड़ी आएंगे बाबू। अगर ये गुड्स नोएडा आ भी गए, आपने मोबाइल बना भी दिया, उसके बाद क्या सिर्फ नोएडा बेच लोगे क्या, घर घर जाके पैदल? बेटा इस गुड्स को प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाने के लिए अगेन वी नीड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। कौन कंपनी है जो ये चाहेगी कि मैं नोएडा में बना रही हूं तो सिर्फ नोएडा में बिके? सब क्या चाहेंगे? ऑल ओवर द वर्ल्ड बिके। और अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड पहुंचाना है आपने, सर बिना ट्रांसपोर्टेशन के पहुंचा दोगे? सर टी चाय असम और दार्जिलिंग में होती है, सहारनपुर वाले चाय नहीं पीते। ये गुड्स को प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक किसने पहुंचाया बेटा? ट्रांसपोर्टेशन। सर मानते हो बात को? और ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत भी मैं उसी बात से बताता हूं जिस बात से मैंने बेटा बैंकिंग की इंपॉर्टेंस बताई। सर सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ कोविड में, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया। सर एक बात बताऊं बड़ी सीरियस, अगर ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ 4 दिन बंद हो जाता तो आपके शहर में ब्रेड बटर मिल्क होता ही ना। आप रोज सुबह देखते हो बेटा कहीं ना कहीं कुछ डिस्ट्रीब्यूटर की वैन्स आती हैं, अमूल की वैन आई है, 10 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर है, सबके यहाँ पर अमूल मिल्क के करेट उतर रहे हैं, किसी के यहाँ मधुसूदन का मिल्क करेट उतर रहा है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है सब 4 दिन बंद करके देख लो ट्रांसपोर्टेशन। अगर शहर में मिल्क मिल भी गया तो, ब्रेड भी मिल गई तो बता देना मेरे को, मिल गए तो। सर बंद हो ही नहीं सकता, कोई धंधा ही नहीं है भैया ट्रांसपोर्टेशन के बिना। बेसिक चीजें खत्म हो जाएंगी शहरों के अंदर भैया, ट्रांसपोर्टेशन बंद कर देंगे सोच रहे हो? पता है इकोनॉमिक लॉस कितना होगा? जितना बैंक बंद करने से होगा उतना ही हो जाएगा, 50 लाख करोड़ का नुकसान हो जाएगा। 2 दिन बंद करा के देख लो। क्लियर है बात? अभी मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, सिर्फ महीना पुरानी बात होगी, शायद आपको भी याद आ जाए, तब आप मेरे पास नहीं थे। पेट्रोल के मैं उसी मुद्दे पे आता, पेट्रोल के टैंकर आने बंद हो गए थे, हाल देखा था, खाली हो गए थे पेट्रोल पंप और लोग परेशान हो गए थे पब्लिक, भैया मेरे व्हीकल में तेल नहीं है। और यहीं खड़ी करके गए थे 3-4 बच्चे व्हीकल कि भैया तेल ही नहीं मिल रहा आसपास किसी पेट्रोल पंप पे, सब पे खत्म है, मेरी एक्टिवा में तेल खत्म हो गया। सर ट्रांसपोर्टेशन की हड़ताल से, 1 दिन की हड़ताल से काम हो गया था, 1 दिन की हड़ताल से। आप सोच के तो देखो 4 दिन में क्या हो जाएगा। सर कोई बिजनेस नहीं है बिना ट्रांसपोर्टेशन के, कोई सिंगल धंधा भी नहीं कर सकता। समझ में आ गया ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत बिजनेस को? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अभी तक मैंने जितनी भी बात बोली, आगे बढ़ाएं बात को। बाबू मैंने पहले कहा है, मेरी 3 बातें टारगेट है, 2 डन है, तीसरी बात कर जाएंगे, इसमें एक्स्ट्रा बात 2-3 आएंगे, बहुत कुछ सीखोगे आज। बाबू मैं बात करने जा रहा हूं वेयर हाउसिंग फैसिलिटी की। सबसे पहले बेटा जरूरत, उसके बाद वेयर हाउसिंग में क्या क्या। अच्छा क्या बताओ वेयर हाउसिंग का मतलब? सिंपल भाषा, फटाफट गुड्स को स्टोर करना। अच्छा वेयर हाउसिंग का कोई सिनोनियम, कोई सब्स्टिट्यूट, कोई दूसरा वर्ड? अगर मैं वेयर हाउस ना बोलना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? आतिफ ने एक वर्ड बोला, सब सुन लो, इसने बोला गोडाउन, ठीक बोला कि नहीं बोला? अरे बोलो भाई, सही बोला? सही बोला? हाँ बात कर रहा, बिल्कुल सही। मैं बोल रहा हूँ नहीं बोला? मैं तभी तो पूछता हूँ आपसे, मुझे तो नॉलेज टेस्ट करनी होती है आपकी, मैं तो देख लेता हूँ कितना पढ़ के आए हो, बड़े मजेदार। बाबू वेयर हाउसिंग का मतलब सिर्फ गोडाउन नहीं, एक चीज और ऐड कर लो और आज से हमेशा इसके साथ साथ बोलना। वेरी गुड बेटा, गोडाउन प्लस कोल्ड स्टोरेज। ये बहन ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हुई हैं, 1001% बोल रहा हूं मैंने तो अभी बता दिया, क्योंकि जैसे ही मैंने अभी वो बोला कि शिप नहीं, इसने बोल दिया वैसा। मैंने कहा अच्छा ऐसा कौन खिलाड़ी आ गया, मैं भी देखो।
फिर मैंने जैसे बोला एरोप्लेन, नहीं ने बोल दिया एयरक्राफ्ट, बस मैं समझ तो गया था। मैंने कहा चल नहीं बोलता मैं भी। अब तीसरी बात पे तो मैं 100% श्योर हो गया कि मेरे अलावा कोई बताता ही नहीं बातें। सामने देखना बेटा बाबू, वेयर हाउसिंग का मतलब सिर्फ गोडाउन नहीं बेटा, इंक्लूड कर लो कोल्ड स्टोरेज। अब बेटा बच्चों के दिमाग में आता है ये कोल्ड स्टोरेज क्या चीज है। बेटा गोडाउन में आप वो चीजें स्टोर कर सकते हो जो नॉन पेरिशेबल है, जो खराब नहीं होंगी। लेकिन बेटा गोडाउन भी चाहिए, सॉरी कोल्ड स्टोरेज भी चाहिए आपको उन चीजों के लिए जो बेटा पेरिशेबल इन नेचर है, जो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी, जस्ट लाइक फ्रूट्स, जस्ट लाइक वेजिटेबल्स, जस्ट लाइक ड्राई फ्रूट्स। बेटा अगर आपका काम मंडी से जुड़ा हुआ है, सब्जी मंडी से, फल मंडी से, क्या आप अपने फ्रूट्स या वेजिटेबल गोडाउन में स्टोर करते हो? गोडाउन में सर 2-3 दिन में सड़ के साइड हो जाएंगे। अगर मैं फ्रूट की बात करूं, हाँ ठीक है मंडी का काम है, आलू प्याज बेचते हैं बाबूजी, हमें पता है, पर बहुत लंबे टाइम तक वो भी गोडाउन में स्टोर नहीं किए जा सकते, वो भी खराब होने शुरू हो जाएंगे भाई, पेरिशेबल प्रोडक्ट है। बाबू आपको क्या चाहिए ऐसे केसेस में? कोल्ड स्टोरेज चाहिए। अब आपको कोल्ड स्टोरेज का एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, ताकि आपको क्लियर हो। एक टाइम पर बेटा मैं एक ऑडिट करने गया कोल्ड स्टोरेज का, मुझे वहां से कुछ आइडिया लगा। एक ऑडिट करने गया, बैंक की तरफ से एक ऑडिट आया था। बैंक से उस मतलब जिस क्लाइंट की मैं साइट पे गया था, उसने बैंक से कुछ करोड़ रुपए के लोन ले रखे थे। तो बैंक ने कहा चेक भी करके आओ जी, मेरे को ऑडिट अलॉट हुआ कि चेक करके आओ कहीं हैवी स्टॉक नहीं है या हमारा ही बुद्धू बनाया जा रहा है आदमी। तो मुझे ऑडिट आया, अपने शहर का भी नहीं था, मैं गया किसी और शहर में, नाम नहीं लूंगा, ठीक है जी, शामली में था, क्लाइंट का नाम भी याद है, आज से हो गए 10 साल ऑडिट करे हुए भी। तो वो जब मैं ऑडिट करने गया, वो शायद दिन मेरे को जो याद है 25 दिसंबर का दिन था, क्रिसमस डे था, बहुत ठंड पड़ रखी थी, बहुत ज्यादा ठंड। और अपने को सिखाया ये जाता है भाई जब आप सीए बन रहे होते हो कि क्लाइंट जहां जाने को मना करे समझ जाना गड़बड़ नहीं है, समझाया नहीं ऐसे जाता है भाई, सीए से भाई तो गड़बड़ का स्कोप ही भाई मिलता है। तो भैया मैं पहुंच गया साइट पर, मैंने देखा भाई साहब आपने शायद ऐसा कोल्ड स्टोरेज भी ना देखा, 4 मंजिल, आप समझ के देखो ये प्लॉट, ठीक है ना, बाहर से देखो 4 मंजिल बनी पड़ी है, लंबा चौड़ा प्लॉट है पूरा। और है क्या बेटा कोल्ड स्टोरेज? कुछ और नहीं बेटा, आपके घर में छोटा सा फ्रिज है वो 4 बिल्डिंग का फ्रिज है जिसके अलग अलग गेट है। वो मैंने कहा ठीक है जी खोलो दरवाजा, अंदर स्टॉक चेक करो। कह रहा है क्या करोगे जाके, बहुत ठंडा है। अब उसने ऐसा थोड़ा आनाकानी करनी शुरू कर दी, मुझे और डाउट हुआ। मैंने कहा कैसे जो, मैंने को देखूंगा। मैंने कहा स्टोर क्या कर रखा है? कहता बनानास कर रखे हैं। बाबू मैंने गेट खोला, बहुत ठंडा, मैं अंदर गया, भाई साहब मैं देख रहा हूं जहां तक नजर आ रही है करेट के करेट पड़े हैं, इतनी हाइट पर 40-40 फुट हाइट पर करेट पड़े। और मैंने बनाना उठाकर देखा, कहता है 3 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको स्टोर किया है। 3 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप बनाना को स्टोर करते हो कुछ नहीं बिगड़ता, एक सिंगल दाग भी नहीं भाई साहब। तो मुझे उस दिन कीमत पता लगी कोल्ड स्टोरेज की। सर फ्रूट्स वेजिटेबल आप खुद सोच के देखो, आज की तारीख में विंटर में किसी वेडिंग में जा रखे हैं, वेडिंग सीजन है, नवंबर दिसंबर है, वो वाटरमेलन खाने को मिलता है थैंक्स टू कोल्ड स्टोरेज। यार विंटर का फ्रूट है वाटरमेलन, विंटर का फ्रूट है क्या यार, हमें खाने को मिलता है और हर वेडिंग में मिल जाएगा आपको। एक बड़ी मीडियोकर सी फैमिली की भी शादी में जाएंगे, मिल जाएगा बड़े आराम से खाने को, वो थैंक्स टू कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज की जरूरत यही तो है बेटा, पेरिशेबल गुड्स आप गोडाउन में स्टोर नहीं कर सकते। ड्राई फ्रूट्स एक पर्टिकुलर डिग्री सेल्सियस पे स्टोर होते हैं, फ्रूट्स हर फ्रूट का अलग अलग टाइम टेम्परेचर है बेटा, वहां खराब नहीं होते वो। अच्छा वेयर हाउस की जरूरत क्या है? चलो गोडाउन, मैंने कोल्ड स्टोरेज के बारे में बहुत सारी बात कर दी, एक्स्ट्रा बात भी आपको बता दी। वेयर हाउस की जरूरत क्या है बेटा? देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ गुड्स। क्या गुड्स जिस टाइम पर प्रोड्यूस होते हैं उसी टाइम कंज्यूम कर जाते हो क्या सारे? आज वीट प्रोड्यूस हुआ, मान लो वीट के प्रोड्यूस होने का टाइम है वही मार्च सर जितना वीट प्रोड्यूस हुआ देश में मार्च में सारा खत्म, अभी खा लोगे क्या सारा?
पूरे साल चलाओगे ना अगली मार्च तक। देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन हो रहा है मार्च में, कंजम्पशन करना है थ्रू आउट द ईयर। तो बेटा इस टाइम गैप से बचने के लिए, इस टाइम गैप के साथ कोप अप करने के लिए वी नीड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। और आपको पता है बेटा देयर इज सम सीजनैलिटी इन एवरी बिजनेस। अगर आप बिजनेस की जड़े पताल खोदने लगोगे ना, बहुत सारे बिजनेस में एनालिसिस करने लगोगे, तो आपको नजर आएगा लगभग हर बिजनेस में कुछ ना कुछ सीजनैलिटी होती है। और बेटा पीक सीजन पे अगर वो मुझे गुड्स रिक्वायर्ड है तो मेरी दुकान पे मिलेगा, और जब लीन सीजन आएगा, जब गुड्स मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो बेटा मुझे चाहिए ये फैसिलिटी। आप खुद बताओ बेटा, मैं कहता हूं आप एक कॉस्मेटिक शॉप रन करते हो, सर गर्मियां हैं पीक पर, सनस्क्रीन चाहिए आपको, बहुत बिक रहे होंगे दुकान पर सनस्क्रीन। बेटा कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ सोप देखोगे जिसमें कूल फ्लेवर आते हैं, या टैल्कम देखोगे कूल फ्लेवर आते हैं, बहुत बिक रहे होंगे कूल फ्लेवर, दबा बिक रहे होंगे बेटा। लेकिन जैसे ही अक्टूबर नवंबर आने लगेगा और दुकान में पड़े हुए सनस्क्रीन बिकने बिल्कुल बंद हो जाएंगे, और एक कूल फ्लेवर ना टैल्कम में बिक रहे होंगे ना सोप में, तो क्या करोगे इसका? ये जगह लेने लगेंगे कहीं ना कहीं बेटा गोडाउन की, और बाबू दुकान में आने लगेंगे कोल्ड क्रीम्स और पता नहीं ब्ला 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 ब्ला। ठीक है ना। मैं वैसे कॉस्मेटिक का एग्जांपल सबसे ज्यादा दूंगा, सीए बनने के बाद भी 6 महीने दुकान पे बैठा हूँ भाई अपने भाई के साथ, तो कॉस्मेटिक की समझ कुछ ज्यादा रखता हूँ, इसलिए इसके एग्जांपल दबाएंगे। समझ में आ रही है बेटा ये बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? तो बेटा देयर इज सम सीजनैलिटी इन एवरी बिजनेस। सीजनैलिटी है, जैसे ही बेटा सीजन आउट होने लगता है हमें गोडाउन की जरूरत महसूस होने लग जाती है। आप बेटा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम रन करते हो, गर्मियां पीक पर हैं, पूरा शोरूम भरा हुआ है खचाखच एसी से भर रखा है। बेटा नवंबर में क्या बाबू, सीधी सी बात है, एसी पहुंचाने शुरू करो गोडाउन में, और हीटर और गीजर और गैस गीजर ये सब पहुंचाने शुरू करो शोरूम के अंदर। देयर इज सम सीजनैलिटी इन एवरी बिजनेस। सीजनैलिटी है, प्रोडक्शन पता नहीं गुड्स का कब हो गया, कंजम्पशन पता नहीं कब होना है, तो ये जो टाइम गैप है इससे कोप अप करने के लिए मुझे वेयर हाउसेस चाहिए बेटा। और मैं कहता हूं आज की तारीख में बहुत छोटी सी भी दुकान है, बहुत छोटा सा बिजनेस रन करते हो, सर आप सबको पता है ज्यादातर लोग बिजनेस फैमिली से बैठे हैं, यहाँ गोडाउन चाहिए कि नहीं चाहिए? क्लियर है बेटा बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? 3 मुद्दे मैंने टच कर दिए, टारगेट अपना पूरा है, 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर इको शुरू करेंगे। रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय।